एवरीवन वेलकम टू अनेस्ट वाला अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी शानदार चल रही होगी। एवरीवन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर देखना। ठीक है, तो फाइनली जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है मेरे पास। तो उस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि कितना हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और कितना नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, कितना मॉडरेट है, कितना ईजी लेवल का क्वेश्चन है, सब चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, और इस बार रिजल्ट सबको रुलाएगा ये क्या है इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप सभी जानते हैं कि जीएस पेपर 3 का अभी एग्जाम समाप्त हुआ है 12 बजे। एंड क्वेश्चन पेपर में आप देखिए पहला जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो जीडीपी से जोड़ करके देखा गया। आप सभी जानते हैं कि जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आ जाता है, साइंस एंड टेक आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जीएस पेपर 3 एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हाई स्कोर कर पाना, चाहे वो टॉपर हो, चाहे जो फेल हो रहा है, चाहे वो जो पास भी हो रहा है। तो जीएस पेपर 3 एक ऐसा पेपर है जहाँ पे बहुत अच्छे मार्किंग नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट को डाला गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, फिर आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, फिर आपका इकोनॉमी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम देख लेते हैं कि आपका इंडियन इकोनॉमी से कौन सा क्वेश्चन है। तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, के वर्ष 2015 के पूर्व, ठीक है, तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकल्पन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इंग्लिश इसका काफ़ी ज़्यादा हिंदी इसका काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। वहीं इंग्लिश में देखें तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको जो कंप्यूटिंग मेथड होता है, मेथोलॉजी होता है इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है, बिफोर 2015 और आफ्टर 2015। तो इस क्वेश्चन को लिखना है आपका, कंप्यूटिंग मेथोलॉजी को लिखना है कि 2015 से पहले क्या था, 2015 के बाद क्या रहा है जो जीडीपी के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने ये देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि पूंजी बजट, ठीक है, पूंजी बजट का आपका इंग्लिश होता है कैपिटल बजट, और रेवेन्यू बजट को एक्सप्लेन करना है आपको, और उसका कौन कौन का सा कंपोनेंट है जो बजट में यूज़ किया जाता है, दोनों में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट करना है आपको, पहली बात ये है। और दोनों बजट के जो संघटक होता है, ठीक है, यानी कि जो कंपोनेंट्स होता है उसको आपको समझाना है। 150 वर्ड में 10 नंबर का है। और देन तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके, देश के कुछ भागों में भूमि सुधार ने सीमांत और लघु सीमांतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार की सहायता की है। देखिए ये भी आपका अगेन एक इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है, और ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आपको लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपको बताना है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का। ठीक है, तो ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगेन आपका क्वेश्चन आप देखिए, भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होती है। अब ये देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, कि जो जल संकट है, माफ़ कीजिएगा, जो जल संकट है, ठीक है, इसको सूक्ष्म सिंचाई कैसे। अब यही आपने देखा होगा कि माइक्रो जो इरिगेशन होता है, माइक्रो इरिगेशन में आपको पॉइंट कौन कौन से लिखने हैं। देखिए आपने देखा होगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो इस चीज़ पे ये इस क्वेश्चन को डिराइव करके बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो हाल ही में जो सबसे ज़्यादा रिसेंट की जो कहानी है, यूँ कहा जाए तो आप करेंट अफेयर की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो करेंट अफेयर और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया है वो है S-400। आपको पता है कि फ्रांस से हम लोगों ने S-400 के मिसाइल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है, इसके बारे में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं जब आप करेंट अफेयर से अवेयर रहेंगे, तभी हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से आप अवेयर रहेंगे तो बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अब क्या है क्वेश्चन, तब उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का इंटरनेशनल सोलर जो मिशन था, ठीक है, या एजेंसी आप कह सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है और ये इसको कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और ये अगेन 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम
7 6 देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 8 9, इसमें देखते हैं 20 टोटल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एवरीवन लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए एंड फिर आप देखिए क्वेश्चन। 7वां जो क्वेश्चन है ये आपका फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी जो किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशक, ठीक है, के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करना है और विगत 2005 के अद्यतन से, ठीक है, ये किस प्रकार भिन्न है। इस संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ग्लोबल एयर क्वालिटीज़ जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, उसके जो रिलीज़ किया गया है WHO के माध्यम से, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंसेस उसमें है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। देखिए, जो भी वल्नरेबिलिटी होता है इंडिया का, जो अर्थक्वेक रिलेटेड जो है हजार्ड, इसके रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पिछले 3 दशक में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। तो ये अगेन 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट का भी वेटेज बढ़ता जा रहा है, जिसमें आपका जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और करेंट सबको ऐड करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि चर्चा करना है आपको कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल डिस्कस करना है। मेनली इंग्लिश में हम देखते हैं क्योंकि हिंदी वाला काफ़ी क्लिष्ट भाषा लग रहा है, लेकिन एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपाय के विस्तार में समझाना है। और वहीं पे देखिए डिस्कस करना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसको एलिब्रेट करना है और कैसे इस प्रॉब्लम से टैकल किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको भी दर्शाना है, ठीक है। और इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। 10 नंबर का है, 150 मार्क्स का है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। देखिए यहाँ पे इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ गया है और इंडिया का यही कहा जाता है कि इंडिया में जो घट रही है घटनाएं, उसके ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में इंडिया का जो भी नेबर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रहा है। और आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, करंट न्यूज़ से ही आप देख सकते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा भी करना है। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में एक बार कह देता हूँ कि इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करना है, उसका इम्पैक्ट क्या है क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक का, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्कस करना है। डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट द इसके बारे में बात किया जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। टोटल क्वेश्चन 20 होता है। तो यहाँ पे देखिए भी शेप इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी और यहीं पे आप देखिए भी शेप इकोनॉमी भी आ गई है। इस बार का जो बजट है डायरेक्टली उस बजट से आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में भी आकार के पुनर्स्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं जो करेंट अफेयर पढ़ाया होगा या आपने बजट देखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है अब अपनी इकोनॉमी जो है भी शेप इकोनॉमी में रिकवर करने वाली है और यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया है। तो हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो यहाँ पे अब 12वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगेन अगर आप पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको यहाँ से फास्ट, तेज़ और ऑथेंटिक वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर 3 का और अभी हम देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अनस्टॉबल आई स्कीम का जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करना है इसको। इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इसेंशियल फॉर द मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और इसको डिस्कस करना है लाइट ऑफ इंडिया
एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो ये 250 वर्ड का है और 15 नंबर का ये मार्क्स आ जाता है। और ये क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही ज़्यादा, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। तो ये अगेन जीएस पेपर 3 का आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है। अब 13 नंबर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि 13 नंबर 2013 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली बात तो यह है कि विशेषता क्या है वो बताइए। देन उसके बाद खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार की सहायता की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 प्रकार की कुपोषण हमारे इंडिया में या पूरे विश्व स्तर पर देखा जाता है जो खाद्य पदार्थ से, एक मैरास्मस एक क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट को अगर आप यहाँ पे कोट करके लिखते हैं तो ये आंसर बहुत ही ऑथेंटिक और धांसू हो सकता है। तो आप आगे बढ़ते हैं। ये अगेन आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आ गया 14 नंबर की फसल की विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या है, ठीक है। अब जो हम फसल उगा रहे हैं उसके चैलेंजेस क्या है उसके बारे में कहना है। और जो प्रौद्योगिकी उभरती हुई प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो जीएम क्रॉप वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। पहले हम हिंदी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध एवं तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या है। पहले तो आपको उपलब्धियां बताना है जैव प्रौद्योगिकी में तथा विकास संबंधी में, ठीक है। उसके बाद ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार की सहायक होगी इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इंग्लिश वाला देखिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। पहली बात ये है कि व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया जाता ही है आपका बायोटेक से। इसी तरह क्वेश्चन बनता है हाउ विल दिस अचीवमेंट हेल्प अपलिफ्टमेंट कैसे हो पाएगा पुअर सेक्शन का, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी का। तो इसके बारे में करना है। 150 वर्ड में लिखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है कि करेंट जो 1-2 साल पहले की चीज़ें होती हैं उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी है भाई, इंग्लिश में भी आकासाकी है, आकाशकीय पता नहीं, अमानो तथा नाकामुरा को 2090 के दशक में माफ़ कीजिएगा 1990 के दशक में नीली HID के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। देखिए बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 1990 के दशक में जो आविष्कार हुआ था नीली LED का, ठीक है, उसके लिए भौतिकी में 2014 में पुरस्कार मिला था, जिसमें 3 नाम आ रहे हैं आपके आकासाकी, अमानो और नाकामुरा। इसके बारे में कहा जा रहा है। तथा इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनिक जीवन में किस तरह से प्रभाव डाला है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे बात किया जा रहा है ब्लू LED का जो आविष्कार 1990 ईस्वी में हुआ था और नोबेल प्राइज़ मिला है 2014 में, ठीक है। और जो अवार्ड आपका मिला हुआ है उन लोगों का नाम है और उससे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। और ह्यूमन लाइफ को किस तरह से बेनिफिशियल कर रहा है इसके बारे में क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क सम्मेलन, ठीक है, UNFCCC के यहाँ पे COP ऑफ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हम पार्टिस कर सकते हैं, COP यानी कि फिर से हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करना है। और इसमें भारत द्वारा की गई वचनात्मक मतलब कि कौन कौन से एग्रीमेंट हुआ है और कौन कौन सी बातें कही गई है इंडिया के द्वारा, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। फाइनली इसमें हम कह देते यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का जो COP हुआ था 26वां, उसमें इंडिया ने कौन कौन सा बातें कहा है इसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। तो फाइनली हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब लास्ट पेज पे हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए कि भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभाव का वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द वेरियस कॉज एंड इफेक्ट ऑन द लैंडस्लाइड। देखिए लैंडस्लाइड के ऊपर हमने जीएस पेपर 1 में 2 में भी हमने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एकदम करके ही जाना है। आपको फर्स्ट में भी देखा था, सेकेंड में भी देखा था और थर्ड में भी देख रहे हैं लैंड स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन। राष्ट्रीय भूस्खलन
जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना है, 250 शब्दों में लिखना है, 15 नंबर का है। इसने में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण करना है, और साथ ही इसमें इन संकट का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय भी कौन कौन से आवश्यक उपाय हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करना है। तो एनालाइज करना है मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करना है। और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आतंकवाद की जटिलता। देखो, आतंकवाद से हमारा देश बहुत टाइम से जूझ रहा है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाया गया है। और एक और क्वेश्चन देखे थे हम लोग, इंटरनल सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन हम देखे थे, और फिर साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन देखे हुए थे। तो अब देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ों का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरों के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों की का भी कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उसके लिए आपको सुझाव देना है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को कैसा लगा, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देख करके ऐसा लग रहा है मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी वजह से इसमें मार्किंग बहुत कम आते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसमें 80, 90, 100 बहुत ज़्यादा 100 मार्क्स इसमें प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 15-15 नंबर के क्वेश्चन है और 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, जो आपने सब कुछ देख लिया है। क्वेश्चन आप अनस्टॉपेबल आईज अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड एवरीवन प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक जरूर दबाइए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।